हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाना चाहता हूं। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जिसको करने की जरूरत नहीं है, बट समझाने की जरूरत तो जरूर है। देखिए, मेरे हाथ में मैंने सैनिटाइजर के कुछ स्प्रे लगाए हैं। इस तरीके से मैंने स्प्रे किया। आई होप कि आपको ये जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो दिख रहे होंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रख देता हूं और ये देख लेते हैं कि हमने जिसको स्प्रे किया हुआ है, इसको अपने हाथों में रब कर रहे हैं। तो सोचिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमने इसे क्यों रब किया है। आप बहुत आराम से जवाब दे सकते हैं कि आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 से बचने के लिए हमने इसकी शुरुआत करी है। क्योंकि सैनिटाइजर तो बहुत पहले से मार्केट में था, लेकिन हमने यूज कब करना स्टार्ट किया? पैंडेमिक सिचुएशन के कारण से हमने स्टार्ट किया। क्यों किया वो आप बता चुके हैं कि आप अपने हाथों में जो भी वायरस के कंटामिनेशन होंगे इनको शायद दूर करना चाहते होंगे। लेकिन ये केवल वायरस के लिए ही तो नहीं होना चाहिए ना। ये आपके हाथों में किसी भी तरह का कंटामिनेशन अगर है, चाहे किसी के इस तरीके से खांसने छींकने की वजह से हो या फिर किसी चीजों को ऑब्जेक्ट को टच करने की वजह से हो, इसके टच करने के बाद वो चीजें आपकी ओरल रूट से, आंखों से, नेजल से या किसी भी और पर्टिकुलर टच करने से आपकी बॉडी में ना पहुंच पाए, इसीलिए हाथों में जो प्रेजेंट है माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सैनिटाइजर यूज करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो इसी का एक हिस्सा है। क्योंकि हमने पढ़ चुका है डिसइंफेक्शन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं डिसइंफेक्टेंट के जो कि आपके लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। और ना केवल उनके एग्जांपल, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि उनके काम करने का तरीका क्या है। जैसा अभी आपने देखा कि मैंने अपने हाथों में आपका जो सैनिटाइजर है विच इज एथेनॉल बेस्ड, इसको मैंने स्प्रे किया, तो वो काम कैसे करता होगा। सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि कौन कुछ मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल को हम कंक्लूड करते हैं पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, तो आपका पहला एग्जांपल है अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो बहुत पहले से हमारी डेली लाइफ का पार्ट रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑल्सो और इन द फॉर्म ऑफ बेवरेज ऑल्सो। दोनों चीजों के लिए हम इसको समझ सकते हैं। पहले अगर आप देखेंगे अल्कोहल की कौन कौन से स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो सबसे पहले टॉप पे आएगा आपका एथेनॉल, दूसरा आएगा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और तीसरा आपका मेथनॉल है, जो मेनली हम यूज करते हैं। उनके बारे में बात करेंगे। मेथनॉल के साथ दिक्कत यह है कि थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा छोड़ ही दें। तो देखेंगे दो मेन चीजें ज्यादा यूज होती हैं, आपका एथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इनमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे सैनिटाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल थोड़ा सा रेफरेंस के वाइज थोड़ा ऊपर आकर के बैठता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके काम करने के तरीके का। काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उल्टा मैं फिर से कह रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहने का मतलब होता है जिस चीजों को आपने किसी न किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूज किया है, वो ऐसा क्या करते हैं, या कहूं कि ऐसा क्या क्या करते हैं जिनकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट पूरा होता है। आपने सैनिटाइजर तो स्प्रे मार दिया, स्प्रे मारने के बाद ऐसा क्या होता है जिससे आपका पर्पस सॉल्व होता है, यही है सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहां पे अगर आप देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है डिहाइड्रेट सेल, डिसरप्ट मेम्ब्रेन, कोएगुलेट प्रोटीन। यानी कि इसके तीन पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सबको समझाऊंगा आपको। पहला है आपका डिहाइड्रेट सेल, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है आपका डिसरप्ट मेम्ब्रेन और तीसरा है आपका कोएगुलेट द प्रोटीन। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है डिहाइड्रेट द सेल। आप अगर एक फ्रीक्वेंट यूजर हैं सैनिटाइजर के, आप हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर सैनिटाइजर को यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार से बोला जाए तो अच्छी आदत है, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्यूर। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इससे आपके हाथों में कुछ अजब सा फील होना स्टार्ट होता होगा। आपकी हाथें थोड़ी सी रुकी रुकी, थोड़ा सा ड्राईनेस लगता होगा। इसका पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि जब आप एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्प्रे करते हैं अपनी हाथों पे एज अ सैनिटाइजर, तो वो आपके पर्टिकुलर पार्ट जिस पे आपने स्प्रे किया है वो तो सेल ही है ना, इस सेल को डिहाइड्रेट कर देता है, यानी कि इसकी जो मॉइस्चर बैलेंस है उसको थोड़ा सा कम करता है, जिससे हमको रूखा रूखा और सूखा सूखा लगता है। ये कहलाता है आपका डिहाइड्रेशन। ये हमारे लिए भले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन सोचिए जो सिंगल सेल होंगे आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनका सेल अगर डिहाइड्रेट कर दे तो वो तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो आपका वहां पे काम करता है। दूसरा है डिसरप्ट द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कहने का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसके आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हो। सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार से बैरियर है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन लेयर है जो उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा होगा डिफरेंट फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट से। तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए जो चीज अच्छी होगी वो आपके लिए ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए उसको अफेक्ट करना पड़ेगा जो उसको बचा रहा है, और बचा कौन रहा है उसको, उसका सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दें, डिसरप्ट कर दें, तो पक्का उस बैक्टीरिया की, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ तो होनी ही होनी है।
वो जो रप्चर होगा वो उसके लिए अच्छा नहीं है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, लेकिन किसके लिए, साइमल्टेनियसली इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो चीज। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। अगला है आपका कोएगुलेट द प्रोटीन। स्टरलाइजेशन के टॉपिक में मैंने आपको एग का एग्जांपल दिया था, दोनों को लाइव डेमो भी दिया था, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि जब कभी भी हम इस तरह की चीजों को यूज करते हैं तो वो प्रोटीन, क्योंकि एग का एल्बुमिन तो प्रोटीन ही है ना, तो उसको कोएगुलेट कर देता है, चाहे वो हीट हो चाहे वो इस तरह के एथेनॉल हो, उस प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा और वो उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। एग्जांपल की बात करिए तो आप देखिए, पानी, प्यास लगती है हमको तो हम ग्लास निकालते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि आपको प्यास लग रही है, आप पानी निकालना चाहते हो, आपके ग्लास में जैसे ही पानी रखा आपने, वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया और वो बर्फ के फॉर्म में ही है और रहेगा, तो क्या आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं? आप उसको यूज नहीं कर सकते। हालांकि है पानी का ही फॉर्म, लेकिन उस फॉर्म में आप उसको यूज नहीं कर सकते। यूज करना है तो उसको वापस से लिक्विड के फॉर्म में आना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। सो प्रोटीन ही एक मेन फॉर्म है जिसका यूज वो करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को बिल्डिंग करने के लिए। बट अगर ये प्रोटीन कोएगुलेट हो गया तो वो प्रोटीन भले ही था, लेकिन अब वो उनके किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये 3 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारे अल्कोहल कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं, एजेंट के, केमिकल के, जो कि एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं। इसके बाद देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो कहां है, हम इसको कहां यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट स्पेसिफिक है, 70% एक्वस इथेनॉल इज मोर इफेक्टिव इन किलिंग माइक्रोब्स एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, मेन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को मैंने ही सेट किया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्ट में। देखिए 70% एक्वस अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट as compared to the absolute alcohol। ये उसका स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट कहता है, 70% ethanol is used as antiseptic on skin। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज प्रीफर टू द एथेनॉल। पहले यहां तक हम पॉज ले लेते हैं। अगर आप बात करते हो 70% एथेनॉल की, तो ये किसके लिए यूज होता है? ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है। और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में हमने पिछले पार्ट में समझाया हुआ है। ऐसे केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, और नॉन लिविंग के लिए जिसको अप्लाई करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। हालांकि कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे इक्वली यूज करते हैं, जिसमें से अल्कोहल भी आपका आ जाता है। सो ये एंटीसेप्टिक का काम करेगा, इसको हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। आपने शुरू से देखा कि मैंने स्प्रे किया हुआ आपके सैनिटाइजर को अपने हाथों पे। दूसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो मैंने कहा आपको, वो ज्यादा यूजफुल होता है। तो अच्छे खासे जो ब्रांड हैं आपके सैनिटाइजर बनाने के लिए, उनमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। उसके साथ WHO का जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको आप नीचे भी देखोगे या पहले भी आपने देखा है, उसको भी यूज करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। आगे देखते हैं, ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट, जो मैंने आपको पहले कह दिया कि ये भले ही एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए भी तो यूज करते हैं। इसी को अपने पेन को साफ करने के लिए, अपने टेबल सरफेस को साफ करने के लिए, कोई पार्सल आया उसको साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये दोनों में आप यूज कर सकते हो। यूज टू डिसइंफेक्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल का एग्जांपल है, इनको हम क्लिनिकल थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने हाईएस्ट मार्क क्यों लगाया है, तो ये एक छोटी सी जानकारी है कि एज पर द गवर्नमेंट रूल और कह लीजिए ऑर्डर, आप अब क्लिनिकल थर्मामीटर के रूप में इस क्लिनिकल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए मरकरी का यूज नहीं कर सकते। पहले अपन करते थे, तो आजकल क्लिनिकल थर्मामीटर का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। इंफ्रारेड थर्मामीटर आ चुके हैं और अभी अदर टाइप का डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जिनका यूज हम करते हैं। तो थर्मामीटर पर कोई भी क्यों ना हो, एक्सेप्ट IR को, जो कि फिजिकली बॉडी को टच करती हो, डिजिटल वाला हो, तो उसके लिए आपको सैनिटाइज करने के लिए ये यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट मैं फिर से कहूं IR थर्मोमीटर को। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो मेथनॉल है वो फंगल के स्पोर को किल करता है और इसकी वजह से इसका यूज हम डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं, इनोकुलेटिंग हुड को। अब यहां पे एक चीज और आपको जाननी चाहिए, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, मेथनॉल थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। तो मेथनॉल का यूज हम जनरली एंटीसेप्टिक के रूप में या फिर ह्यूमन के हाथों या किसी पर्टिकुलर पार्ट को सैनिटाइज करने के लिए जनरली नहीं किया करते। कुछ केस में रिपोर्टेड किए गए हैं बट वो सही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, इस मेथनॉल का यूज हम जो फंगल होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इनके स्पोर्स को खत्म करने के लिए करते हैं। स्पोर क्या होता है ये भी मैंने डिस्कस किया है डेमो के साथ, कि स्पोर ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो अभी इस फॉर्म में है, जो ग्रो नहीं कर सकते, वो छुपे हुए हैं, वो डोरमेंसी में हुए हैं। लेकिन जब उनको यह माहौल मिल जाएगा, मौसम मिल जाएगा, वो वापस से उस स्पोर फॉर्म से हट करके वेजिटेटिव फॉर्म या जर्मिनेटिव फॉर्म में आ जाएंगे और आराम से स्प्रेड करने लगेंगे। तो ऐसे स्पोर को भी खत्म करने के लिए मेथनॉल का यूज करते हैं, और स्पेसिफिकली ऐसे पार्ट को जहां पे आप इनोक्यूलेशन करने वाले हो, प्योर कल्चर बनाने वाले हो, या इनोक्यूलेटेड से रिलेटेड कोई और अदर ऑपरेशन
परफॉर्म करने वाले हो तो उस हुड को, इनोकुलेटिंग हुड को, चैम्बर को सैनिटाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए मेथनॉल इज प्रेफरेबल। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे, ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है, तो उनको क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला है स्किन इरिटेंट। ये कॉमन सी बात है कि आपकी स्किन में थोड़ा सा इरिटेशन कॉज करता है। मेरे हाथों में बैंडेज लगा हुआ है, कहीं पे कट लगा है, तो इस पे मैं अगर सैनिटाइजर लगाऊं तो ये मुझे जलन का एहसास कराएगा, थोड़ा सा जलने जैसे एहसास कराएगा और यही स्किन को इरिटेट कर सकता है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इम्प्रॉपर है, नॉन अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, तो आपके हाथों को थोड़ा सा ऐसे भी इरिटेट कर सकता है। इसके बाद है इन्फ्लामेबल। अगर आसपास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे दिया, कढ़ाई या कुछ और जल रहा हो, वहां पे स्प्रे कर दिया जाए तो ये हाईली इन्फ्लामेबल है, क्योंकि अल्कोहल आप जानते हैं आग पकड़ सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। हालांकि ये प्रॉब्लम अवॉइडेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद है टॉक्सिक, स्पेसिफिक रेफरेंस टू मेथनॉल। हालांकि एथेनॉल का भी कंजप्शन कर देना किसी तरीके से गलत है, गलती से इंजेस्ट हो जाए तो भी गलत है। जब आप सूंघते हैं इसके फ्यूम्स को या उसके स्प्रे को तो भी आप थोड़ा सा अजीब सा पंजेंट स्मेल आने लगती है, वो इसी से एसोसिएटेड है। आगे बात करते हैं एल्डिहाइड की, जो सेकंड एग्जांपल है आपकी केमिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट का। तो इसके एग्जांपल क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड और इसके डेरिवेटिव, ग्लूट्रेल्डिहाइड और इसके डेरिवेटिव। इसका एग्जांपल हमने आपको बता दिया, डेरिवेटिव आप आगे देखेंगे। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, अल्काइलेशन ऑफ अमाइनो, कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड प्रोबेबली डैमेज न्यूक्लिक एसिड। ये अल्काइलेशन कॉज करते हैं। मीनिंग ऑफ अल्काइलेशन इज एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये तो आप मुझसे अच्छे से जानते हैं, केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी मुझसे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो ये जो अल्काइलेशन है किस किस पर्टिकुलर ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में करेंगे, अमाइनो ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप में या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। और इन सबको करने के पीछे का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो उनके न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करने का होगा। न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाएगा तो उनके जो भी जेनेटिक मटेरियल के रिलेटेड कार्य है, फंक्शन है, मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है, वो दिक्कत कहीं ना कहीं आ सकती है, एबनॉर्मेलिटी आ सकती है और उससे उनका ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा और वो डेथ की ओर बढ़ने लगेंगे। आगे देखते हैं, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर। ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इंक्लूडिंग फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड एंड ग्लूट्रेल्डिहाइड, ये उनके स्पोर को भी किल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो अभी हमने देखा दो एग्जांपल को, चलिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड में तीसरे एग्जांपल की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, वो काफी जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है आपके दिए गए ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो चलिए उनमें से कुछ के इंपॉर्टेंट एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो आपका एप्लीकेशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, वो 40% फॉर्मेल्डिहाइड, तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड को अपन फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। और आपने देखा हुआ है कि फॉर्मेलिन के जो सॉल्यूशन है, इसका यूज हमने 10th और 12th में ऐसे चीजों को देखने के लिए किया है जो काफी पहले यूज करने के लिए निकाले जा चुके थे। यानी कि आपके स्पेसिमेन, आपके स्पॉटिंग के रूप में जो आपने ऑक्टोपस, आपने जो फ्रॉग या डिफरेंट एनिमल को एक बीकर जैसे स्ट्रक्चर में एक सॉल्यूशंस के साथ डिप किया रखा हुआ देखा है, वो जो सॉल्यूशन है वो और कुछ नहीं है, वो आपका फॉर्मेलिन है, जिसने उस ऑब्जेक्ट को काफी लंबे समय से प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करी है। सो हम यहाँ पे 40% फॉर्मेल्डिहाइड व्हिच इज आल्सो नोन एज अ फॉर्मेलिन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। इसका यूज करते हैं हम सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर सरफेस जहां से आप चाहते हैं कि वहां पे कोई कंटामिनेशन ना रहे, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ना रहे, तो उस सरफेस से उसको रिमूव करने के लिए इस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का यूज हम करते हैं। इसके बाद देखिए फ्यूमिगेशन ऑफ रूम, ये तो हो गया सरफेस की बात। अब दूसरा फ्यूमिगेशन ऑफ रूम, इसका क्या मतलब है? हमने जब पढ़ा था स्टरलाइजेशन के बारे में तो आपको बताया था कि हम डिफरेंट तरीके के मेथड्स को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज टू बी स्टरलाइज। जिसको आपको स्टरलाइज करना है उसके नेचर के अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग मेथड में से चूज करने होते हैं। लेकिन अगर आप किसी रूम को, किसी कमरे को, किसी पर्टिकुलर कोने को आप डिसइंफेक्ट करना चाहते हो तो वहां पे ना तो आपका हॉट एयर ओवन काम आएगा, ना पे आपका ऑटोक्लेव काम आएगा, ना आपका फिल्ट्रेशन काम आएगा। तो क्या करें ऐसे केस में? ऑब्वियसली केमिकल मेथड का जो फ्यूमिगेशन मेथड है, गैसियस मेथड है, वो काम आएगा। तो इस फॉर्मेल्डिहाइड का जो डेरिवेटिव है उसको हम फ्यूमिगेशन करने के लिए यूज करते हैं, रूम को साफ करने के लिए करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं, चैम्बर्स को जहां पे कोई स्पेसिफिक टास्क होने वाला हो या हुआ हो वहां डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं, और खास करके आपके ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक ऐसा माहौल बनना चाहिए, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जहां पे किसी भी तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ को एज मिनिमम एज पॉसिबल मेंटेन किया जा सके। तो वहां पे आपको एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे कहना चाहिए कि एक स्पेसिफिक साइकिल पे डिसइंफेक्ट करना चाहिए। उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आप इसी फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं व्हिच इज नोन एज अ
फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। इसके बाद बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के लिए, जहां पे आप कुछ ऐसी चीजों को परफॉर्म करने वाले हो जहां पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को रखा जाए या रखा गया था, उस जगह पे क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए, सैनिटाइजिंग मेंटेन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज हम करते हैं। वार्ड्स जो हो गए, सिक रूम जो हो गए, इनको भी हम यूज करते हैं। वार्ड और सिक रूम दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सुनने में सेम लगता है। वार्ड पे जहां पे कोई व्यक्ति एडमिट हुआ हो, उसकी सीवियरिटी भले कितनी हो कितनी ना हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको तभी वो एडमिट हुए हैं उस वार्ड में, तो उनके जाने के बाद उनके रेगुलर इंटरवल पे अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपको उस जगह को साफ करते रहना चाहिए, उनके बेडिंग को भी साफ करते रहना चाहिए। दूसरा है सिक रूम, जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कोई टीबी का वार्ड है, या कोई मलेरिया का वार्ड है, कोई डेंगू का वार्ड है, कोई कम्युनिकेशन डिजीज वाला वार्ड है, तो उस पर्टिकुलर वार्ड को जिसमें एक सीवियरिटी थोड़ा लेवल ज्यादा है, वहां पर अगर हम रख रहे हैं तो उसको तो काफी ज्यादा इंटरवल पे एक स्पेसिफिक अलग साइकिल को फॉलो करते हुए डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं फ्यूमिगेशन के बारे में, तो उसी का एक पार्ट है, उसी फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा फॉर्म है। तो फ्यूमिगेशन, जैसा मैंने आपको कहा रूम के लिए, वो फ्यूमिगेशन बनता कैसे है, तो अगर आप फ्यूमिगेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे अचीव होगा? फ्यूमिगेशन इज अचीव्ड बाय बॉइलिंग फॉर्मेलिन। अगर आप चाहते हैं फ्यूमिगेशन के लिए, तो आपके फॉर्मेलिन को बॉइल करना पड़ेगा, जिससे वेपर निकलेंगे, और वो वेपर फ्यूम के रूप में आपके जिस भी पर्टिकुलर स्पेस पे आप डिसइंफेक्ट करना चाहते हो वहां पे जाकर के अपना एक्शन शो करेगा। इसके बाद इसी को देखिए हीटिंग पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, या तो आप अपने पैरा एल्डिहाइड के फॉर्म को हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होगा, या तो आपको फॉर्मेलिन को ट्रीट करना पड़ेगा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ये सारे केमिकल रिएक्शन है, एंड यू नो इट वेरी वेल मोर देन मी। तो आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो आपको डिजायरेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड या उसके एग्जांपल अचीव हो जाएंगे। आगे देखिए 2% ग्लूटरल्डिहाइड, यहां भी तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर का एग्जांपल के बारे में बात कर रहे थे ना, और पिछले बोर्ड में आपने देखा भी था। सो 2% ग्लूटरल्डिहाइड इज यूज्ड टू स्टरलाइज द थर्मोमीटर। अगर आप कंसंट्रेशन वाइज देखिए, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जब किसी पर्टिकुलर केमिकल का अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग प्रॉपर्टी रखता हो और अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2% ग्लूटरल्डिहाइड इज यूज्ड टू स्टरलाइज थर्मोमीटर, जैसा हमने डिस्कस किया था एथेनॉल के केस में, वैसे ही कोई थर्मामीटर जिसका कांटेक्ट आपके उस व्यक्ति के साथ हो रहा है, जिसका थर्मामीटर, जिसका टेंपरेचर मेजर करने के लिए आपको यूज किया होगा। पहले आपके मरकरी वाले आते थे जो कि रिप्लेस हो गए, अगर हुआ करते थे तब भी ये काम आया करता था। डिजिटल आते हैं जो भी आपको जीभ के नीचे अंडरआर्म में रखना पड़ता है, वो भी कांटेक्ट में आते हैं, तो उसको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। केवल इंफ्रारेड जो आपके डिस्टेंस पे आपके टेंपरेचर को मेजर करता है, उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हैंडल तो कोई अलग अलग व्यक्ति अगर कर रहा है तो उस पर्टिकुलर हैंडल को अपन डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए ब्रोंकोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ब्रोंकोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कैमरा फिट होता है और जो आपके ब्रोंकिया के पार्ट के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपका इसको भी स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन को, जिसमें आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया है या किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंट्रीफ्यूज किया है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो सेंट्रीफ्यूज करने वाले मशीन को भी आपको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए एनेस्थेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे ऐसे एनेस्थेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं पर्टिकुलर एनेस्थेटिक एजेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इट में भी लोकल, इट में भी जनरल, बट वट एवर इट इज, या जो भी है आप उसका लोकल हो चाहे जनरल हो, जिस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, अचीव ऑफ द एनेस्थेटिक पर्पस, वो करने के लिए करते हैं, तो उसको भी हमको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज फॉर्मेल्डिहाइड, आई मस्ट से द 2% ग्लूटरल्डिहाइड ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशन या डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला, वेपर आर इरिटेटिंग। इसके जो वेपर निकलेंगे, जो फ्यूमिगेशन आप कर रहे हो, तो जो वेपर निकलेगा वो इरिटेटिंग होता है। इरिटेटिंग मतलब वो आपकी आंखों में जाकर के थोड़ा सा जलन चुभन का एहसास करेगा, थोड़ा सा इरिटेट करेगा, पंजेंट रहेगा उसकी टेस्ट। ये कैसे समझ सकते हैं? अगर किसी पर्टिकुलर दुकान पे नए नए जगह पे काफी अच्छे से पेंटिंग हुई हो और उस जगह पे आप जाएं तो आपको एक अजीब सी जो वेपर है उसकी तेज अमोनिया की स्मेल आती है, आपके आंख करवाने लगते हैं। या कभी आप फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले जगह पे गए हो जहां पे फ्लैक्स प्रिंटिंग हो रहा होगा, तो वहां भी इस चीज को आप फील कर सकते हो, तो वही है इरिटेशन का इफेक्ट। इसके बाद इसको हमको अगर न्यूट्रलाइज करना है, ऑब्वियसली कि अगर इरिटेट कर रहा होगा तो हमको उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अमोनिया का यूज करते हैं, जो कि केमिकल नेचर वाइज इसके इरिटेटिव प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है। आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में या लिमिटेशन के बारे में। तो वह हैज पुअर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर इज वेरी एसेंशियल।
अगर कोई आपका केमिकल किसी दिए गए ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता तो फिर वो उस किस काम का, जिस काम के लिए उसको यूज किया गया था। तो पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी जैसा हमने आइडियल प्रॉपर्टी में देखा था, द पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी मस्ट बी हाई, दिस इज मस्ट बी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो है मस्ट बी, बट होगा कि नहीं होगा वो तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके केमिकल यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसका फॉर्मेल्डिहाइड का जो पेनिट्रेशन पावर है वो पुअर होता है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, दो पॉइंट को मिलाकर के। यहां पे एक पॉइंट देख लीजिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। ये अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो पेनिट्रेट करना चाहता होगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर पेनिट्रेट करे बहुत अच्छे से, बट ये जो आपका कर्वी मूवमेंट है वो दिखा रहा है कि वो इतना अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। सो इसके कारण से पेनिट्रेशन डाउन होने की वजह से हमारा जो इफेक्ट है वो कम होगा। आगे के पॉइंट में आप देखोगे कि प्रोटीन के प्रेजेंस में इसकी एफिकेसी भी कमजोर होती है। सो अगर ये आपका ब्लू कलर वाला प्रोटीन है तो इस प्रोटीन के प्रेजेंस में इसकी जो एक्टिविटी होगी डिसइंफेक्टेंट की वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम मैंने प्लॉट किया। अगला पॉइंट है आपका लीव नॉन वोलेटाइल रेसिड्यू, यानी कि एक जब इसको आप बर्न करोगे या इसको जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद, काम खत्म हो जाने के बाद नीचे में एक रेसिड्यू छोड़ जाएगा। ये रेसिड्यू ऐसा है कि वो रुक जाएगा क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर का नहीं है, इसलिए वो ऑलवेज वहां पे प्रेजेंट रहेगा। दिस इज अ लिमिटेशन और डिसएडवांटेज। आगे देखते हैं, एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। यहां पर अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसकी एक्टिविटी को वो कम कर सकता है। प्रोटीन के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, तो इन केस ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन प्रेजेंस ये उस प्रोटीन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा और उसकी एफिकेसी थोड़ी सी डाउन चली जाएगी। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा केमिकल एजेंट है वह फिनॉल। फिनॉल के बारे में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी आगे आने वाले पार्ट्स में। इस पार्ट के फिलहाल इतने में ही मैं कंप्लीट करूंगा, अगले पार्ट को जरूर देखिएगा। तो इसमें देखिए फिनॉल का 5% फिनॉल का हम यूज करते हैं, साथ साथ 1 से 5% क्रेजोल को हम यूज करते हैं, इसके साथ साथ 5% लाइजोल को हम यूज करते हैं, इसके साथ देखिए आप क्लोरहेक्सिडीन को भी यूज करते हैं और क्लोरोक्सिनोल को भी यूज करते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में डिटॉल के नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे अगले वाले पार्ट में। तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आप डिटेल से देखेंगे। इसका जो मैकेनिज्म ऑप्शन है डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होगा, ये देखिए अगर ये आपके पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो उसका मेम्ब्रेन होगा, ये जो मेम्ब्रेन है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये हमारे जो ड्रग है वो इसी मेम्ब्रेन को इस तरीके से रप्चर करने का काम करते हैं, तो वो वहां पे आपके अंदर जाकर डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी तो पूरा रखेंगे ही रखेंगे। दूसरा है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, सपोज दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट प्रोटीन, तो इस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके इसका जो यूज है वो खत्म कर देते हैं बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट से। इसके बाद देखिए इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ये एंजाइम डिफरेंट एक्टिविटी को कैटलाइज करने के लिए मदद करते हैं। सो जो एक्टिविटी जिस पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से हो रही होगी वो एंजाइम अगर आप यहां से रिमूव कर दोगे तो वो एक्टिविटी तो वहीं पे रुक जाएगी, और एक्टिविटी रुक जाएगी दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया पॉइंट ऑफ व्यू से या माइक्रोऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक्टिविटी रुकने की वजह से उसका जो प्रोसेस है वो आगे नहीं जा पाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो आज के इस लंबे वाले पार्ट में हम डिस्कस किया कुछ स्पेसिफिक अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का बेसिक पार्ट्स। आगे के पार्ट में हम इस फिनॉल के कुछ एग्जांपल को और कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे, तो आप अगले पार्ट को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप दोनों का स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।